शुक्रिया हेमंत। रफ्तार के बाद एक बार फिर बारी विस्तार की। बात करते हैं माननीयों के सम्मेलन की, जिसका आज समापन हुआ। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र में विधानसभा का सत्रावसान नहीं करने की परिपाटी को गलत और असंवैधानिक करार दिया गया। वहीं सदनों में जो भी विषय आता है उस पर जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो, संवाद हो, डिबेट हो, लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए की वकालत की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता देने पर सैद्धांतिक सहमति जताई। गहलोत ने पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए लागू करने की वकालत की। आइए आपको सुनाते हैं कि माननीयों ने क्या क्या कहा। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि 11 वर्षों के बाद पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन यहां राजस्थान में आयोजित किया गया है। मैं इस आयोजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी को बधाई देता हूं कि लोकतंत्र, संसद और विधान मंडलों की सुदृढ़ता के लिए के आलोक में यहां यह आयोजन किया गया है। ये 30वां सम्मेलन नई ऊर्जा से, नए संकल्प के, नए निर्णयों के साथ आज संपन्न हुआ। सम्मेलन में हमने कई विषयों पर चर्चा की, संवाद किया, विचारों का आदान प्रदान किया और अलग अलग विधानसभाओं ने जो नवाचार की, बेस्ट प्रैक्टिस की, उसको भी साझा किया। बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निश्चित जनों को, तो भारत सरकार 10 लाख 9 लाख लोगों को देती है, उसमें से 200 रुपये प्रति, जबकि हम देते हैं 1000 रुपये, 750 रुपये। मैं सोचता हूं कि दुनिया के सब मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र है वो वीकली पहरा देते फैमिलीज को। आप लोग भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं। कोई परिवार जो नीडी है उसके भरण पोषण की सरकार जिम्मेवारी होती है। सुझाव है, हम चाहते हैं कि विधानसभा के कार्य में सुचारूपना आए, अनुशासन आए, तो इस फ्लोर पे बैठ के नहीं आएगा। इसके अलावा भी साल में 1-2 बार आपको पक्ष और विपक्ष के सारे एमएलए को बुलाकर विधानसभा की प्रक्रिया को कैसे सुधारा जाए, मैं सोचता हूं उसको जब इन्वॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे उनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जिसमें सुधार नहीं हो सकता है। सियासत के 2 बड़े खिलाड़ी आज आपस में भिड़ गए। जयपुर में महाखेल कबड्डी के आयोजन के मौके पर सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने खेलों के लिए कुछ नहीं किया। मंत्री अशोक चांदना ने गहलोत सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों के लिए किए गए कामों की फहरिस्त सामने रख राज्यवर्धन राठौड़ से जवाब मांग लिया। राठौड़ ने जयपुर ग्रामीण में उनकी कोशिशों से 32 खेल मैदान बनाए जाने की बात की। 17 मिनी स्टेडियम का निर्माण, 17 ओलंपिक जिम, 3 इंडोर स्टेडियम तैयार कर खिलाड़ियों के सुपुर्द किए गए। तो चांदना ने कहा कि राठौड़ एक भी ऐसी ग्राम पंचायत बता दें जहां ग्रामीण खेलों का आयोजन नहीं हुआ हो। अपने लोकसभा क्षेत्र में इन खेलों के माध्यम से मैंने इतने सारे ग्राउंड तैयार करवा दिए हैं। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं। आप जाकर वहां पर ओलंपिक जिम देखेंगे, वहां पर जाकर आप खेल के मिनी स्टेडियम्स देखेंगे, इंडोर हॉल देखेंगे। राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करे, लेकिन ग्राउंड कहां है खेलने के लिए? कहीं पे भी नहीं है। इन्होंने प्रचार में लगा दिया पैसा, इन्होंने खर्च कर दिया, लेकिन कोई एसेट डेवलप नहीं करा। यहां तक कि जो रिक्रूटमेंट भी होता है खेलों का, उस रिक्रूटमेंट के अंदर भी सिलेक्शन में धांधली कर रहे हैं। राजस्थान के खिलाड़ियों को आगे नहीं आने दे रहे, दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को लेकर आ रहे हैं। ये कहाँ की सही बात है? राजस्थान सरकार ने जो अमेंडमेंट किए, चाहे 2% में हो, चाहे आउट ऑफ टर्न में हो, एक भी राजस्थान के बाहर का खिलाड़ी राजस्थान में आकर जॉब नहीं लगाया। 100% राजस्थान के खिलाड़ी जॉब लगे हैं। साथ में जिसका आरोप की बुनियाद आप बता रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि पुलिस के जॉब रूल्स के तहत, पुलिस की जो जॉब रूल्स हैं, पुलिस की जो सर्विस एक्ट है, वो 40-50 साल पहले बने। उसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी होने चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो। तो ये नियम 40-50 साल पहले बना हुआ है और ये केवल पुलिस की खुद की जॉब रूल्स के अंदर है। खेल विभाग का ऐसा कोई नियम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने इसको दुरुस्त करेंगे, अपनी नॉलेज को।
सीकर में अजमेर डिस्कॉम की खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। अजमेर डिस्कॉम के अधीन आने वाले 11 जिलों के बिजली निगम के 600 खिलाड़ी सीकर पहुंचे हैं, जहां प्रतियोगिता में कबड्डी, क्रिकेट, खो-खो, बैडमिंटन समेत कई मुकाबले होंगे। 3 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में डिस्कॉम के 11 जिलों के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खेल करके आपस में अधिकारी भी हैं, कर्मचारी हैं, एक अलग माहौल रहेगा। ऑफिस में एक अलग माहौल रहता है कि अधिकारी और कर्मचारी और लाइनमैन का जो रिश्ता अलग होता है और खेल में एक अलग रिश्ता होता है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे अच्छा लगा और आज मुझे आने का मौका मिला। मैंने अपने भाषण में उनकी जो पॉपुलर डिमांड है उसकी भी बात की है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो ये चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा भी हुई है और दोबारा हम लोग उनकी बात को मुख्यमंत्री जी के सामने बजट से पहले रखेंगे। बीकानेर में शुरू होने जा रहा है रंग रंगीला कैमल फेस्टिवल। बीकानेर में 13 जनवरी से शुरू होने वाला अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 3 दिन तक चलेगा। 13 से 15 जनवरी तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर रही हैं। इस रंगीले उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया सहयोगी विक्रम जागरवाल ने। बीकानेर में कल से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज होने वाला है और इस ऊंट उत्सव में इस बार खास होगा बीएसएफ का ये दल। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये बीएसएफ के वो जवान हैं जो कल ऊंट उत्सव में भाग लेंगे और ये वही ऊंट हैं जो नए अभी बीएसएफ में लाए गए हैं और उन्हें किस तरीके से देखिए जवानों ने ट्रेंड किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस पूरे दल का जो नेतृत्व करेगी वो महिला बीएसएफ की जवान है वो करेगी। आप देख पा रहे हैं कि एक रोबीले के रूप में किस तरह से बीएसएफ के जवान सजे हुए हैं। उनसे ही बात करते हैं। जी, आप इस पूरी टीम को लीड करने वाली हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए बहुत ही रोमांचक है क्योंकि एक कुछ अलग करने को मिल रहा है यहाँ पे। पहले आपको भी पता है कि इस बार फर्स्ट टाइम 26 जनवरी को लड़कियाँ कैमल पे राइड करेगी वहाँ पे भी। तो यहाँ सबसे पहले जब स्टार्टिंग में कैमल राइडिंग करने के लिए हम आए थे तब ऐसे लग रहा था कि नहीं कैमल पे कैसे राइड करेंगे, तब थोड़ा मन में डर बैठा हुआ था। पर थोड़ा मतलब 1-2 दिन निकलने के बाद इससे भी हम फैमिलियर हो गए थे। अच्छा लगता था कि हाँ कुछ एक डिफरेंट करने को मिल रहा है यहाँ पे। अब तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है वहाँ पर ऊँटों का जो पूरा दल आपका भाग लेने वाला है उसको आप लीड कर रही हैं। खूब सारे लोग आपको देखने के लिए आएंगे, तो कितना उत्साह है इसको लेकर? इसको लेके मतलब बहुत एक्साइटेड है हम सब भी कि हाँ हमें एक सबको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा कि हाँ हम भी एक महिला जवान के तौर पे, महिला बीएसएफ के तौर पे हम रिप्रेजेंट करेंगे सबको। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। स्वर्ण नगरी अब पर्यटन के साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग की टॉप लिस्ट में शामिल हो रही है। जोधपुर, उदयपुर के बाद अब यह प्रदेश का वो तीसरा स्पॉट है जो बॉलीवुड के साथ ही बड़ी शादियों के लिए लोगों की पसंद बन रहा है। बॉलीवुड के सितारे हो या फिर उद्योगपति या देश से बाहर रहने वाले एनआरआई, वो अब जैसलमेर को पसंद करते हैं अपनी शादियों के लिए, अपने फंक्शंस के लिए। और इसी के चलते जैसलमेर अब वेडिंग डेस्टिनेशन का हब बन चुका है। जैसलमेर यानी दूर दूर तक रेत का समंदर। पर्यटकों की लिस्ट में टॉप पे रहने वाली सूर्य नगरी जैसलमेर अब बड़ी इवेंट कंपनियों की सूची में भी शामिल हो गई है। उनके पैकेज में जैसलमेर में रॉयल शादी समारोह सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 महीने में यहाँ कम से कम भी 5 से 7 लाख टूरिस्ट आए हैं और ये एक अब बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन गया है। पिछले महीने के अंदर करीब 20 से 25 वेडिंग्स हुई हैं जैसलमेर में। पिछले 2 महीने में यहाँ 30 से अधिक शादी समारोह हो चुके हैं, तो 14 जनवरी के बाद शुरू हो रहे वेडिंग सीजन में भी इतने ही समारोह की गुंजाइश दिख रही है। जैसलमेर के 5 सितारा होटल्स हो, सम के मखमली धोरे हो या फिर यहाँ की कलात्मक और पुरानी ऐसी प्राइवेट हवेलियां जहाँ पर लोग अब अपने शादी के फंक्शन करते हैं। कहीं हल्दी हो रही है तो कहीं संगीत और कहीं डिनर। 6 फरवरी को एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी जैसलमेर में होगी, जिसके लिए कई होटलों को बुक किया गया है। एक सर्वे के मुताबिक इंडियन वेडिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है।
देश में नवंबर दिसंबर के महीने में 32 लाख शादियां हुई और करीब 3.75 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए। डेस्टिनेशन वेडिंग और इवेंट ही अब जैसलमेर के पर्यटन का मुख्य आधार बन चुका है। लाइट वाले हैं, जो केटरिंग वाले हैं, सबको कहीं ना कहीं को छोटे मोटे रूप में सबको बिजनेस मिलता है। और सबसे मोटा बिजनेस जो मिलता है जैसे होटल और टूरिज्म लाइन को, लोग यहाँ जैसलमेर के कल्चर को देखते हैं और जैसलमेर की जो ये हेरिटेज है, जो होटल्स है, जो मतलब जो बिल्डिंग्स है, जो आर्किटेक्ट है, उसको उसमें करने का लोगों को अभी बहुत अच्छा मतलब एंजॉय आता है। और अब देख लेते हैं टॉप 10 पिंक सिटी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कवायद जारी है। विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं को लागू करने के बाद अब ह्यूमन रिसोर्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए जल्द ही यूके गवर्नमेंट के साथ एमओयू हो सकता है। पीओ कॉन्फ्रेंस का समापन सत्र हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम गहलोत, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए। रोडवेज कर्मचारियों के बाद अब जयपुर ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन का विरोध सामने आया है। इनका आरोप है कि ट्रकों के लिए बनाए गए फिटनेस सेंटर्स मनमाने तरीके से अवैध वसूली कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला गरमा रहा है। बेरोजगारों ने पेपर लीक के खिलाफ मोर्चा खोला। कल शाहपुरा में आक्रोश रैली निकालेंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा कि 14 जनवरी से प्रदेश में फिर से शीतलहर का एक नया दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है। जयपुर में सीबीआई की कार्रवाई जारी है। पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। प्रदेश में बीड़ी निर्माता कारोबारी समूह पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। आयकर विभाग की टीम ईद मोहम्मद निजामुद्दीन ग्रुप से जुड़े 29 ठिकानों पर जांच कर रही है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड की अवैध संपत्तियों पर जेडीए की कार्रवाई में न्यायपालिका की एंट्री हुई है। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मामले में स्टे दिया है। सियासत के दो सूरमा खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। जयपुर में महाखेल कबड्डी के आयोजन के मौके पर सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मंत्री अशोक चांदना एक दूसरे पर हमलावर दिखे। राजस्थान पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन 23 से 25 अप्रैल तक होगा। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए प्राइम डिबेट में बड़ी बहस, पेपर लीक पर्दे के पीछे कौन, हेमंत के साथ।